सभापति महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, जब बजट का डिबेट होता है तो वित्त मंत्री सदन में बैठते हैं। मैं जितने साल इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वित्त मंत्री आपके सदन में मौजूद ना हो जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। तो आप दोबारा स्पष्टीकरण मत दीजिए कि वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं भी उनको जानता हूं, मैंने देखा है उनको बैठे हुए, पर ये सदन की परंपरा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो राज्यसभा ये गलत है। राज्यसभा में अच्छा, मैं आगे चलता हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए निशिकांत जी, आप बैठे रहिए। मानवीय जी, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज सिट डाउन, आई एम नॉट यील्डिंग। सभापति महोदय, आर्थिक और सामरिक दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से 20वीं सदी के 5 बड़े विचार रहे। सबसे पहला, जब 1933 में अमेरिका में महामंदी आई तो तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने एक नए डील की घोषणा की, इसे अंग्रेजी में न्यू डील कहते हैं। दूसरा बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान की घोषणा। तीसरा जो बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था, वो जापान के ऊपर जब एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया और जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, तो उसके पुनर्निर्माण के लिए एक मैकआर्थर प्लान बना। उसी तरह से 1978 में जब डेंग शाओपिंग चीन के सर्वा नेता बने, तो उन्होंने साम्यवाद की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि इट इज ग्लोरियस टू बी रिच, कि अमीर बनना एक बहुत प्रभावशाली बात है। और 78 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरे प्लेनम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। फिर 1991 आया, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, वो देश के वित्त मंत्री थे, भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 10 वर्ष का जो एनडीए भाजपा का शासन रहा है, उसका सिर्फ एक बड़ा विचार था, और वो विचार का नाम था नोटबंदी या नोट बदली। और जितने उद्देश्य उस नोटबंदी के लिए लोगों के समक्ष रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। और आज 24 जनवरी 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था में जो कैश इन सर्कुलेशन है, वो 35.99 लाख करोड़ है। आपको याद होगा 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइज किया गया था, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया था, कई लोग उन कतारों में खड़े खड़े मर गए। और आज 8 साल बाद उसी अर्थव्यवस्था में जो कैश, वो 35.99 लाख करोड़ है। ये इस सरकार की पिछले 10 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब मैं आता हूं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिबेट पर। सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप तो इसी सदन के सदस्य थे पिछली बारी। वर्ष 2019-20 में वित्त मंत्री कई छोटे छोटे बजट लेके आई थी, एक के बाद एक, और उसमें जो भारत के पूंजीपति थे, उनको
जो कॉरपोरेट आयकर है उसमें बहुत बड़ी छूट दी गई थी। आयकर की दर घटाकर 22% और कई कंपनीज के लिए 15% कर दी गई थी। संसद की एस्टिमेट्स कमेटी का अनुमान है कि पहले 2 वर्ष में भारत के राजस्व का 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, घाटा हुआ था, वो कॉरपोरेट टैक्स रिबेट की वजह से। पर जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो नहीं घूमा। उसके पीछे जो दर्शन विचार था वो ये था कि पूंजीपतियों को हम टैक्स रिलीफ देंगे, उससे वो निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो घूमेगा। पर वो चक्का नहीं घूमा। जो निजी निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ और इसके कारण जो सरकार है उसको पिछले 5 वर्ष से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 22-23 में 35% गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, 5.54 लाख करोड़ का। वर्ष 23 में 35% फिर बढ़ाया गया, 7.5 लाख करोड़। वर्ष 24 में फिर बढ़ाया गया 37.4%, 10 लाख करोड़। वर्ष 25 में 11.1% फिर बढ़ाया गया, 11.11 लाख करोड़। और आपके वर्ष 26 में अनुमान है कि इसको 11.21 लाख करोड़ किया जाएगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य था पिछले वर्ष, वो सिर्फ 92% पूरा हो सका, सिर्फ 10.18 लाख करोड़ रुपया लगा। इसलिए हर अर्थशास्त्री ने उस समय एक ही बात कही थी कि आप ये पूंजीपतियों को पैसा मत दीजिए, आप भारत की जनता के जेब में पैसा डालिए। पर सरकार के कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगी। और 5 साल वो तजर्बा विफल होने के बाद, पूरी तरह से धराशायी होने के बाद, इस बारी इन्होंने ऐलान किया कि हम जो आयकरदाता हैं उनको आयकर में रियायत देंगे। तो देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि जो ये जो आयकर उपभोक्ता है उनको जो रियायत दी गई है, जो 5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल पूरी तरह से जाम पड़ा था, वो दोबारा शायद चलना शुरू हो जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरी तिमाही में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 5.4% से बढ़ी थी और तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। अब मैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे आता हूं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार सभापति महोदय, जो वित्तीय घाटा था वर्ष 24-25 का, वो 15,59,527 करोड़। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वर्ष 25-26 के, उसके अनुसार जो वित्तीय घाटा है वो 15,68,936 करोड़ रुपया है। इसका क्या मायना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, वो सिर्फ 591 करोड़ रुपए से कम हुआ है। और जब आप इस वित्तीय घाटे को गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के संदर्भ में देखते हैं तो वर्ष 24-25 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अनुसार सरकार ने 11,62,678 करोड़ रुपया मार्केट से ऋण उठाया था अपना खर्चा चलाने के लिए। वर्ष 2025-26 में ये जो ऋण सरकार उठाएगी,
जिसे गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो 11,53,834 करोड़ रुपया होगा। कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है मार्केट से, वो सिर्फ 8,844 करोड़ रुपए से कम हुई। अब एक बहुत बुनियादी सवाल उत्पन्न होता है, आपने आयकर दाताओं को तो आयकर में छूट दे दी, पर अगर सरकार मार्केट से इतना पैसा उठाएगी और खपत अगर बढ़ भी गई, तो जो पूंजीपति हैं वो निवेश करने के लिए कहां से पैसा लेके आएंगे? क्योंकि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो क्राउड इन कर दिया है। अगर सारा ही पैसा मार्केट से सरकार उठाएगी, तो जो निजी निवेशक है उसके पास पैसा कहां से आएगा?